ओके, सो बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे थे हम लोग। तो बेसिक स्ट्रेंथ में कुछ एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया था कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम होगा। गुआनिडीन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? गुआनिडीन, हाँ अंकित बोलो, बताओ। सर मैं ये बोला था कि अभी 2 हफ्ते ही बाकी है और पूरा मतलब आइसोमेरिज्म बाकी है, फिर हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है 50%, तो कैसे होगा मतलब? उसको पढ़ते जाओ जो भी आएगा। मैं सबका थोड़ा थोड़ा बताऊं, वो इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, है ना। तुम लोग का सर आप हाइड्रोकार्बन ये और ये पूरा होगा। डीप में ही जाने वाले, मतलब जीओसी ऐसे? वो उतना ही देर सेशन देते हैं, कितना ही में खत्म करना है आपको। मतलब सबको, लीडर के बच्चों को क्या एज्यूम करके चला जाता है कि इतने लेवल पर पढ़ा दो कि बाकी मेहनत करके वो खुद कर ले, थोड़ा थोड़ा, अच्छा सर। है ना। तो ठीक उसको है सर। पढ़ते रहो, बोलोगे तो जैसा वो कर रहे हैं वैसा मैं कर दूंगा। तो तुम्हें क्या होगा कि अभी सबका दो चार एग्जाम्पल दे के निकल जाना, बाकी तो तुम पढ़ के कर लोगे, है ना। हाँ सर, वो वही बोला पढ़ाने दो मतलब। जैसा भी ऐसा चल है रहा है। कि ऐसा है कि लॉजिकली मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा ना कि 2 हफ्ते में आइसोमेरिज्म भी कोई करवा दे और तुम्हारे ये पास भी टाइम करवा ही तो दे उतना ऐसे। ही है ना। बात तो ये 4 महीने में पूरे सिलेबस को ओवर करना 2 साल का कैसे फिजिबल है। ओके सर। हाँ, तो ठीक। कहाँ गुआनिडीन, ये क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बेस है NH2। स्ट्रॉन्ग बेस था। क्यों? इसका कंजुगेट एसिड जब बनाओगे तो इस तरह से बन जाएगा। इसमें लोन पेयर ऑन डबल बॉन्ड इज नॉट डीलोकलाइज्ड, और ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड ऐसा है ना। तो ये ज्यादा बेसिक होगा ऊपर वाला, तो इसी पर अट्रैक्ट होगा। ये क्या बन जाएगा, NH+NH2। अब इसका रेजनेटिंग ये क्या है, कंजुगेट एसिड। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। और कंजुगेट एसिड हम लोग देखें, ऐसे ये इधर जाता है, ये इस साइड जाएगा, इसका 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगा। ऐसा। मैं अब इसको एक काम कर NH2 ही लिख दो। कंजुगेट एसिड NH2+ है ना। और एक और स्ट्रक्चर जब होगा तो ये बन जाएगा H2N डबल बॉन्ड C NH2 NH2 प्लस 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी, इसलिए गुआनिडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस था। क्लियर हो गया सबका भी? ओके। इसमें करें एनिलीन is more basic than pyrrole, pyrrole और amide। ऐसा क्यों होता होगा?
extent of resonance in conjugate acid is more in aniline. एरोमेटिक हो जाता है सेकंड वाला, एरोमेटिक हो जाता है सेकंड वाला, थर्ड वाला जो है उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। लोन पेयर गोज इन रेजोनेंस। लोकलाइज एंड डीलोकलाइज देखना है तुम्हें, राइट? तो ये जो होता है इसमें लोन पेयर अंदर जाता है, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है ये ऑलरेडी ये इसको एरोमेटिक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली पुल नहीं करता। इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एरोमेटिक बनेगा, बट ये आरसीयू एल्डिहाइड ग्रुप वेरी स्ट्रांग माइनस एन ग्रुप है, तो लोन पेयर को स्ट्रांगली लेके गया वो, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे जाता है। ये एरोमेटिक है तो उतना लोन पेयर को पुल नहीं कर पाता, ये इसके पास लोन पेयर की एबिलिटी ज्यादा होगी एनिलीन में, तो ज्यादा बेसिक, ठीक है। इसमें लोन पेयर जब जाएगा तो जाके वो एरोमेटिक बनेगा, क्लियर? तो नोमेनक्लेचर अभी तक याद नहीं है लवेश इतना, वो सब देख लो, ये सब का नेम याद होना चाहिए। ओके, नाउ एनिलीन। सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तो इसका बेसिक क्वेश्चन कैसे देखेंगे, तो एक आता है पैरा इफेक्ट, जैसे ऑर्थो इफेक्ट था ना, इसमें पैरा इफेक्ट है। ऑर्थो मोर एसिडिक था, इसमें क्या होगा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline are less basic than para because conjugate acid is destabilized due to steric factor। स्टेरिक फैक्टर का कारण कंजुगेट बेस लेस स्टेबल हो जाता है। जैसे NH2 हो गया, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप दे दिया, तुमने H+ दिया, तो अभी तो ये sp2 है, लोअर पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, बट जैसे ही इसको H+ मिल जाएगा ये sp3 हो जाएगा, NH3 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 प्लस चार्ज, और यहाँ भी CH3 CH3 CH3, तो ये दोनों का आपस में हिंड्रेंस से स्टार्ट होगा। हिंड्रेंस, तो ये क्या करेगा, डिक्रीजेस दी स्टेबिलिटी। तो कभी भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा तो लेस बेसिक होगा। याद करो बेंजोइक एसिड में था, फिनॉल में नहीं था। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो मोर एसिडिक होता था और लेस बेसिक होगा, तो उससे याद रखना मोर बेसिक, मोर एसिडिक होता है तो लेस बेसिक होता है। एनिलीन में भी ऑर्थो आ रहा है और वहां पे भी ऑर्थो का इफेक्ट आ रहा है, तो इसको ऑर्थो इफेक्ट ना बोल के पैरा इफेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वो ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है, ये पैरा इफेक्ट कहलाता है। इसमें पैरा का एसिडिक स्ट्रेंथ, पैरा का बेसिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन ऑर्थो हो जाएगा, पैरा में ऐसा डिस्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको अभी ये? So that is also called steric inhibition of protonation, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। मतलब स्टेरिक क्राउडिंग के कारण वो इनहिबिट करेगा, रोकेगा प्रोटोनेशन को, प्रोटोन H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको इनहिबिट करेगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। ओके, तो अब इसका तुम्हें बेसिक क्वेश्चन करना है, तो पहले NH2 ले लो, इसके बाद CH3,
ये 4 केस है, लर्न कर लेना। पहला केस ये हो गया, टोल्यूइन पे एनिलीन है ना, टोल्यूइन पे एनिलीन है, इसका नेम होगा ऑर्थो टोल्यूइडीन। मेटा टोल्यूइडीन ऐसे, और पैराटोल्यूइडीन। इसमें ज्यादा बेसिकेशन क्या करोगे, ऑर्थो वाले को लास्ट कर दिया करो, इसको एसआईपी से बेसिक क्वेश्चन कम हो गया, इसमें एसआईपी करके इसको लास्ट कर दो बी। बाकी सबके लिए जैसे जानते हो वैसे करो। तो क्या आ जाएगा 4312, ओके 4312, ओके आर एन लबेस 4312, ओके ठीक है। वैष्णव 3412, 3412 नहीं, इसमें तो प्लस आई ही है ना मिथाइल का, इसका प्लस एच आएगा ना, तो प्लस एच समझो 1000 टाइम ज्यादा ग्रेटर है प्लस आई से। तो बेसिक क्वेश्चन क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। तो क्या होगा प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये एसिडिक बेसिक एसिड बढ़ा देंगे, देन माइनस आई माइनस एच माइनस एम, ये कम कर देंगे। अभी क्या आ जाएगा, प्लस एच आएगा ना, तो प्लस एच पहले देन प्लस आई, डी देन सी, तब नॉर्मल ए। सेकंड पे चले हम लोग, एनईसी डाइन। एनईसी डाइन कहाँ से आ गया, एनीसोल होता है ना, एनीसोल सबको मालूम होगा, वो CH3 से, और इसका डाइन मतलब CH3 के साथ, जैसे टोलुइडाइन। एनईसी डाइन का केस में क्या आएगा, NH2 के साथ इसमें SIP से लास्ट करना था, है ना। OCH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस एम की माइनस एम, याद करो, लोन पे रहा है तो प्लस एम, ये सब लोन पे रहा है ना, तो डोनेट करेंगे तो मतलब प्लस एम है, बट इसको तो छोड़ ही दो, तो ये तो SIP है। और इंडक्टिव में क्या होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस आई ना, हाँ प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। तो इसको एक्सेप्शन में याद रखो, ऐसे क्या लिखते हैं, डी देन प्लस एम पहले आ गया, देन नॉर्मल ए, देन सी माइनस आई ना, बी लास्ट में। बट इसमें ये इधर आता है, ये लर्न कर लो एक्सेप्शन, सब में SIP के कारण लास्ट कर देना, बट इसमें सेकंड लास्ट कर देना NEC टाइम में, DABC ऐसे। उससे क्या हो गया ना कि SIP कारण बेसिक क्वेश्चन कम हुआ, बट कितना कम हुआ हो तो प्रैक्टिकल डेटा चाहिए ना, NEC डाइन का केस एक लर्न कर लेना, ओके। जैसे ऑर्थोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल लर्न करते हो, ओके। नेक्स्ट थर्ड बता दो, NO2 के साथ आएगा, यही 4 ग्रुप आता है ना, CH3, कोई प्लस एम वाला ले लेता है, OCH3 OH वगैरह ले लेता है,
और एक NO2 ले लेता, -M-I, और एक हैलोजन ले लेता, बस ये 4 के साथ है। इसका क्या होगा? ओके डन। हाँ तो ये हो गया SiP, इसको तो छोड़ दो, लास्ट कर देना। ये -I है और ये क्या है? -M > -I। तो माइनस वाले तो डिक्रीजिंग होते हैं ना, तो पहले क्या आ जाएगा फिर? B लास्ट में कर दो। A हाईएस्ट पड़ गया ना, A में कोई इफेक्ट नहीं है। देन C आएगा ना, देन D आएगा, +M +H +I, देन -I -H -M, ऐसा है ना? -M मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग। केवल एनिसिडाइन एक एक्सेप्शन याद रखना। ओके Cl के साथ बता दो। इस पर अटेम्प्ट करो।
ओके, ये सब माइनस आई है, SIP लास्ट कर दोगे, ये सब माइनस आई तो माइनस से क्या करेगा, डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ है ना, तो ए हाईएस्ट, बी लास्ट, जिसका माइनस आई जितना ज्यादा होगा उतना कम बेसिक, तो डी पहले देन बी, अच्छा ये हो गया लास्ट बी। क्या आंसर किया तुमने, प्लस एम ऑफ हेलोजन, हेलोजन के लिए ऑलवेज माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, फिनॉल के केस में क्या था वो बताया था, माइनस आई हमेशा ग्रेटर देन प्लस एम, 45132, ओके, DEBAC, ओके, 45213, 4312, अच्छा, how to decide between C and D, C and D, C माइनस एम है, तुम्हें सबका बस ये मालूम होना चाहिए कि जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है वो सब माइनस एम है, तो ये माइनस एम है, ये माइनस एम है, माइनस एम है, एक तरह से माइनस एम का स्ट्रेंथ पूछ रहा है, जिसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग होगा वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम कौन सा है, ये तीनों माइनस एम, ये लास्ट में कर दो, प्लस एच, ये ज्यादा हो जाएगा डी, हाँ तो 4 पहले किया था तुमने, ठीक है, उसके बाद ये माइनस आई से करेगा क्लोरीन, है ना, ई लास्ट में कर दो, क्लोरीन के लिए हमेशा माइनस आई देखना, प्लस एच प्लस आई, और माइनस आई माइनस एच माइनस एम, तो ये सब माइनस एम है, तो जो स्ट्रॉन्ग माइनस एम होगा वो लास्ट जाएगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, NO2 ना, तो लास्ट में चला गया, और यहाँ पे कौन आएगा, साइनाइड पहले आता है ना एल्डिहाइड के, तो एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग पड़ गया ना, फिर बी, देन ए, देन सी, क्लियर, हाँ वैष्णव बोलो, सर जो आपने बताया ना कि क्लोरीन हैलोजन्स में माइनस आई लेना है, लेकिन आपने बोला था, ये भी बोला था कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए, तो वो हाँ, केस कब लेना है? और वो जब डायरेक्ट करना हो, कोई आ रहा है उस पर अटैक करने, सिर्फ जब उसको रिएक्शंस में? बताना होगा कि अच्छा ऑर्थो पे आओ कि पैरा पे आओ, इधर अटैक करो, जब वो डायरेक्ट करेगा तो ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा, अच्छा, और डीएक्टिवेट करेगा क्योंकि माइनस आई ज्यादा है, हाँ विड्रॉ ज्यादा कर रहा है देन डोनेट जो कर रहा है, ठीक है। क्लियर, ओके, कोई डाउट है, इसमें हाउ टू डिसाइड बिटवीन सी एंड डी इन द फोर्थ, सी एंड डी, ललितेश, अरे तुम्हें ये याद करना होगा कि प्लस CS3 प्लस H है, NO2 माइनस है, अब ये सब याद नहीं रहेगा तो नहीं बता सकता ललितेश, जब एक बार मैंने बता दिया है कि ये CS3 प्लस H है तो तुम्हें याद होना चाहिए प्लस H है, हाँ बोलो, सर मैं फोर्थ में जो सीक्वेंस है सर, वो सी और डी के बीच में कैसे डिसाइड किया वो पूछ रहा हूँ सर मैं। फिफ्थ ना, फोर्थ सर, फोर्थ। अच्छा फोर्थ में, हाँ सी सर। और डी में, हाँ सर। माइनस आई क्या करता है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो लेस बेसिक बनाएगा, हाँ सर। तो ये इसका माइनस आई ज्यादा है ना, ये है ना, और ये भी माइनस आई है, तो माइनस आई किसका ग्रेटर है, सी का ना, हाँ सर। तो वो, हाँ तो वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा देन व्हाट, डी। बी, तो ये ADCB आ जाएगा, यही है ना, दोनों बी लिखा गया था, राइट, ओके,
ये तो कर दिया। उसके बाद मोस्ट बेसिक गुआनिडीन था वो बता दिया। नेक्स्ट एसिडिक बेसिक कर दिया। स्टेरॉइड अब जो छोटे छोटे कंसेप्ट है जैसे डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये बताया था एल्कीन जितना अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा एनर्जी देगा वो, यही है ना। और डेल्टा एच हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जिसमें जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी देगा। मतलब कि डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 is greater than 2 डबल बॉन्ड वाला CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 देन एक डबल बॉन्ड वाला। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड हर जगह वो एनर्जी रिलीज करेगी, हर जगह एनर्जी रिलीज होगा। नाउ जैसे ये क्वेश्चन दे दे, इसमें एक पाई बॉन्ड हो, 2 पाई बॉन्ड हो, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 3 है। DCBA DBCA सबका रखे, शान DBCA, वैष्णव DCBA, दबेश CBAD, अंकित BACD। अंकित अच्छा कुछ और बोलोगे बताओ। RN ACBD, ए में तो एक ही बॉन्ड है ना, ए में एक ही बॉन्ड है CABD। रुको, इसमें 28.6 किलो कैलोरी रिलीज होता है ना। तो ये दोनों में डबल बॉन्ड है तो ज्यादा रिलीज होना चाहिए, तो लोवेस्ट तो तुम्हारा 1 हो गया, राइट। बट ये दोनों में ग्रेटर रिलीज करेगा 2 डबल बॉन्ड्स। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, कंजुगेटेड ना, वो कम रिलीज करेगा देन ये जो दूर वाले। और 3 वाले में एनर्जी और भी कम रिलीज होती है, इसमें 55 किलो कैलोरी रिलीज होता है, तो इसमें 57 रिलीज होता है, और इसमें 49.8 ही रिलीज होता है। अभी 3 डबल बॉन्ड होके भी रिलीज हुआ है। रेजिनेंस एरोमेटिक है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो लोग मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी, बट ये दोनों के बीच में आता है, तो ये लर्न कर लेना इसको, ये आते रहता है ना। तो बेंजीन कहाँ पे जाएगा, बिटवीन दीज टू ना, 3 और 2। हाँ, ये डी यहाँ पे आ जाएगा। फिर डेल्टा एच का जो वैल्यू लिखा हुआ है क्या था यहाँ पे, -28.6, तो ये -49.8, इतना ही रिलीज करेगा। तो ये दोनों ज्यादा रिलीज करेगा, सी ज्यादा रिलीज कर गया क्योंकि ये क्या है, इसमें रेजोनेंस है। इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें क्या है, ओनली हाइपर कंजुगेशन। हाँ, ये हाइपर कंजुगेशन होगा तो ज्यादा रिलीज करेगा। ये यहाँ पे -57 रिलीज किया, तो इसने -55 रिलीज किया। ठीक है, तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन सी ग्रेटर देन बी देन डी और ए, ये लर्न कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्सेप्शन। हाँ रैन बोलो। सर हमें पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखना है या स्टेबिलिटी देखनी है सर पहले? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा डेल एच,
डेल्टा एच इंथाल्पी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सटेंसिव है, जितना मास उतना, जितना कोयला बंद करोगे उतना एनर्जी आएगा। हाँ जितना इसको हाइड्रोजनेट करोगे, जितने डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बनेंगे उतनी एनर्जी मिलेगी। तो पहले पाई बॉन्ड एक से ओवरऑल 28.6 आता है, तो दो डबल बॉन्ड से उसका डबल आएगा। और फिर 56 उसके 57। बाद हमें स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से कंपेयर करना है। हाँ, तो उसके बाद यदि सब में सिंगल बॉन्ड आ गया तब देखो, सब में सिंगल बॉन्ड आ गया तब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वगैरह देखो। अच्छा पहले एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड का 28.6, बाकी उसी के आसपास रहेगा, कोई 27 होगा, कोई 23 होगा, कोई 30 होगा, और दो डबल बॉन्ड हो गया तो 57 के आसपास चला गया, ठीक है सर, 55 के आसपास दोनों चलेंगे। फिर तीन हो गया तो उसका ट्रिपल 28 इंटू 3 84 के आसपास स्टेबिलिटी देखोगे। और सर ये आपने 55 57 जो लिखा है जो बीच वाले, वो एक्सेप्शन है ना? नहीं, इतना इसका डेटा है, ये डेटा दिया है, ये डेटा अच्छा नहीं, नॉट टू डेटा को लर्न करना। अच्छा कि ऑर्डर याद कर लेना कि बेंजीन का क्या लगता है ना कि 3 डबल बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे ज्यादा होगा, बट वो 2 हाँ डबल बॉन्ड से भी कम हो जाता है। सर, ये क्यों? जो उसकी बी स्टेबिलिटी और हाँ। सी है ना, हाँ उसमें अगर हम लोग बी में देखें तो वो कॉन्जुगेशन में तो उसमें रेजोनेंस होगा। बी में, हाँ, इसीलिए ज्यादा स्टेबल पड़ा। हाँ ओके ओके, हाँ समझा सर, ठीक। ओके, हाँ रेन बोलो। बताओ। हाँ हाँ सर, मैं ही बोल रहा था अभी। अच्छा, और लोगों का क्लियर हो गया अभी? ये नीड नॉट टू लर्न, ये तुमको बताने के लिए डेटा था कैसे, बाकी याद कर लेना, ठीक है। जैसे हीट ऑफ कंबशन भी मैंने बताया था, हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड करेगा? हीट और इंथाल्पी जो भी लिखोगे, ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। हाँ, तो एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। प्रेशर क्या है, इंटेंसिव के एक्सटेंसिव? प्रेशर आते रहता है आईआईटी में, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? हाँ वैष्णव, करेक्ट है। और कोई जल्दी से आंसर करो, प्रेशर क्या है? देखो सब फंस गया ना, आईआईटी इसीलिए देते रहता है। शैलेश ने भी आंसर किया। ओके ललितेश, अवनीश, बाकी लोग को याद भी नहीं आ रहा है क्या आंसर? 4 ही आंसर है, नाम में कंफ्यूज होता हूँ। इंटेंसिव इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड करे, आई एन। एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा, ई एक्स मतलब बाहर के फैक्टर पर डिपेंड करे, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब उसका अंदर का प्रॉपर्टी होगा, एक्सटेंसिव मतलब बाहर, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ज्यादा है कि कम है। यदि अमाउंट ज्यादा है और प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो वो एक्सटेंसिव हो गया, डिपेंड किया एक्सटर्नल फैक्टर पे, अमाउंट पे। और इंटेंसिव कोई मतलब नहीं है, उसका अंदर का प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव है वो। ओके, तो मोस्टली सबने लिख दिया एक्सटेंसिव, बट ईशान ने इंटेंसिव लिखा, शैलेश और वैष्णव ने इंटेंसिव लिखा। ये इंटेंसिव है, इसके लिए आता है। इंटेंसिव मतलब क्या होता है, प्रेशर। ये रूम है ना, रूम को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या प्रेशर हाफ एटीएम हो जाएगा क्या? जो डिवाइड करना तुम मन में करो या एक दीवार खड़ी कर दो, जो भी चीज प्रॉपर्टी देखना होगा उसको बीच से कट करो। कट करने के बाद क्या वो हाफ हुई कि उतनी ही रह गई? जैसे एक ब्रिक ले लो, ब्रिक को कट करो तो उसका वॉल्यूम हाफ हो गया तो एक्सटेंसिव है। मास हाफ हो गया तो एक्सटेंसिव है। एरिया हाफ हो गया, एक्सटेंसिव है। बट डेंसिटी उतनी रह गई, इंटेंसिव है। रूम को कट करो, टेम्परेचर उतना ही रह गया, इंटेंसिव। प्रेशर उतना ही रह गया, इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है, कट कर दो, छोटा ग्लास हो बड़ा ग्लास हो सब इंटेंसिव। कंसंट्रेशन हाफ कट करो उतना ही रह जाएगा, इंटेंसिव। कट करो दिमाग में और उतना ही रह जाता है, इंटेंसिव।
ऐड करके मत देखना, नहीं तो यूजुअली मिस्टेक क्या होता है ना, तुम लोगों ने क्या सोचा कि रूम में और गैस डाल दे तो प्रेशर बढ़ गया, अमाउंट डाला प्रेशर बढ़ गया। ऐसे नहीं, तब तो डेंसिटी भी बढ़ा सकते हो। तुम सेम वॉल्यूम में मास नहीं ऐड करना है, तो तुम सेम वॉल्यूम मास ऐड करोगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। बस वही करना है, कट कर लेना, सोच लेना वो कट गया कि नहीं। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी में भी क्यू है ना, उसको हाफ कट करो, सब कट हो जाएंगे आधा। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको भी तुम कट करने जा रहे हो, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, बट मोलर इंथैल्पी मतलब 1 मोल का तो देखना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी चलो अब देख लेना। अच्छा अप्रोच दिया, गुड। हाँ रेन बोलो। सर अगर हम लोग एक फिक्स्ड रूम ले, एक हाँ फिक्स्ड वॉल्यूम का, तो मतलब आइडियल गैस के लिए वो पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, और अगर हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन को बढ़ाए तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा सर? नंबर ऑफ मोल बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, तुम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए कर रहे हो, तो हाँ तुम डेंसिटी भी बढ़ा सकते हो। एक ब्रिक ले लो, वॉल्यूम उतना ही रखो, जबरदस्ती उसमें और आइटम डालते जाओ तो डेंसिटी भी बढ़ गई। हाँ तो डेंसिटी तो इंटेंसिव है ना, हाँ सर। तो इसीलिए मैंने बोला कि बढ़ा के मत देखना कि ऊपर डाल दें उसमें मोल, नहीं उसको कम करके देखो, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो तब सोचो। ओके सर। हाँ तो ब्रिक को हाफ कट कर दो, डेंसिटी पर फर्क नहीं पड़ा। मोलारिटी ऑफ द वाटर 55.56 है, उसको हाफ बॉटल कर दो तो भी उतना ही रहेगा 55.56। तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म इंटेंसिव। हाँ सर समझ गया। ओके ओके। नाउ enthalpy of combustion ये मेरा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। जितना अमाउंट होगा उतना वो डोनेट करेगा। तो डेल्टा एच कंबशन की बात करें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, यही होगा ना। जितना कोयला होगा उतना एनर्जी देगा। तुम हाफ के जी कोल बर्न कर रहे हो कि 2 kg बर्न कर रहे हो कि 5 kg, उतना एनर्जी मिलेगी, है ना। बट डेल्टा एच कंबशन पर ग्राम की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाता है कि कौन सा फ्यूल ज्यादा एनर्जी देगा, है ना। जैसे कि वो हो जाता है डेल्टा एच कंबशन बाई मोलर मास। अब मान लो माउंटेन पे तुम जा रहे हो, कुकिंग करना है, तो क्या लेके जाओगे? कुछ लकड़ी उठा के ले जाओगे जलाने के लिए, या फिर गैस लेके जाओगे? तो गैस तो तुम्हारा एक सिलेंडर ले जाओ तो 14 दिन चलेगा, लकड़ी तो उसी समय जल के 2 घंटे में खत्म। तो तुम वो ले जाओगे जो कम मास में ज्यादा एनर्जी दे। तो गैस का कम मास बर्न होगा, एनर्जी ज्यादा देगा वो। गैस सिलेंडर 30 kg का है, और वुड ले जाओगे 30 kg बंद कर दो, हार्डली 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, वो एक एक महीना चल जाएगा। तो तुम्हें ये क्या होना चाहिए कि पर ग्राम क्या था, यही कैलोरीफिक वैल्यू है ना। ये जैसे फूड वगैरह का सबका डिफाइन होता है, जैसे डेट्स होता है। मैंने एक इंडियन सोल्जर मिला था मुझे, कभी फॉरेस्ट वगैरह में चले गए हैं, वो माउंटेन पे है, तो एक एक डेट खा के वो पूरा दिन निकाल देते हैं। बोलते हैं कि डेट इतना ज्यादा एनर्जी देता है कि आर्मी मिलता है वो। डेट्स मोस्ट पावरफुल चीज होता है ना। जो खजूर खाते हो एक एक बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। उन्हें एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, जो कि एप्पल कैरी करेंगे बताओ। उन्हें जाना होगा कहीं आर्मी को, तो क्या एप्पल लेके जाएंगे क्या कि भूख लगेगी तो एप्पल खाएंगे? अरे वो डाइटिंग के लिए, पेट भरेगा एनर्जी नहीं देगी, है ना। एनर्जी चाहिए तो डेट से मिलता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू होता है, डेल्टा एच कंबशन बाई मोलर मास, की पर ग्राम कौन कितना एनर्जी दे रहा है। अब ये दो चीज हो गया, मतलब ये डेल्टा एच पर ग्राम हो गया, यही हो गया ना, पर ग्राम किसका एनर्जी है। इस पे जो क्वेश्चन आता है ये होता है कि किसमें डेल्टा एच कंबशन ज्यादा होगा, ऐसे। डेल्टा एच कंबशन जिसमें कार्बन ज्यादा ज्यादा एनर्जी देगा, इधर इंक्रीजेस, यही होगा ना। कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होगा, मतलब पर ग्राम कौन सा ज्यादा एनर्जी देगा। ए, करेक्ट। कैलोरीफिक वैल्यू करेक्ट, डिक्रीजेस। तो मोर एनर्जी पर ग्राम,
तुम्हें एनर्जी चाहिए कहीं ऊपर कहीं पे भी ले जाना, कैरी करना है, तो तुम साइक्लोप्रोपेन को ले जाना पसंद करोगे क्योंकि पर ग्राम ज्यादा एनर्जी देगा। क्यों ज्यादा देगा? एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन इसमें सबसे ज्यादा है। 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट 60 डिग्री पे है। ये 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट ये 90 डिग्री पे। जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा एनर्जी देगा ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। हाँ, ये क्लियर है सबको? हाँ बोलो जल्दी से, क्लियर? यस, ओके। लवेश ने यस बोल दिया तो मैं मान लेता हूँ यस है सबका। शैलेश यस, ओके। नेक्स्ट, एंगल स्ट्रेन नहीं समझ में आया। एंगल स्ट्रेन, एंगल का स्ट्रेन कितना होना चाहिए? sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट है कितना? 60 डिग्री। एचसी वर्मा में एक क्वेश्चन है कि मान लो कि एक स्प्रिंग लेते हो, थॉट टाइप वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते थे हम लोग को उसके। एक स्प्रिंग लेते हो, स्प्रिंग को प्रेस करो और एसिड में डाल दो, स्प्रिंग तो डिसॉल्व हो गया। और एक नॉर्मल स्प्रिंग को एसिड में डालो, वहां भी वो स्प्रिंग भी डिसॉल्व हो गया। तो जो स्प्रिंग को तुमने प्रेस करके डाला उसमें अपनी एनर्जी डाली, तो वो कहाँ चला गया? उसको कंप्रेस किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जब वो गया तो मॉलिक्यूल उतने ही तेज स्पीड से निकलेंगे, तो उसकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो एसिड ज्यादा हीटेड होगा। यही होगा ना? तो स्ट्रेंड है सब, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर है। तो ये एंगल स्ट्रेन है कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। एंगल कैसा होना चाहिए था? ये कार्बन हो गया, ये दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसा होना चाहिए था, इधर और इधर ऐसे। बट इसको कंप्रेस करके इधर लाया गया, ऐसे 60 डिग्री पे ले आया गया, इधर से हटा के। इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया ना, तो वो डी स्टेबल करेगा ना, तो वही डी स्टेबल करता है। तो जब डी स्टेबल हो गया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो एंगल स्ट्रेन के कारण क्या होगा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड है, तो पर ग्राम ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है देन दिस। ये सब तो रिलैक्स होंगे, 6 मेंबर तो बिल्कुल ओवर हो जाता है। वो क्या करता है? चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म बनाकर अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ओके, इसमें बता दो हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा? हाईएस्ट एच ले लो, सिस ले लो, एक ट्रांस ले लो। ये ट्रांस है। स्टेबिलिटी कैसे था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक में कार्बन ही ज्यादा होता, वो ज्यादा डोनेट करता, तो कार्बन भी ज्यादा बना देगा। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H ABCD। हाँ, मोर नंबर ऑफ कार्बन किसमें है? C में। मोर कार्बन, ठीक है। देन ABD में स्टेबिलिटी का इनवर्सली रिलेटेड ना, लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा? हाँ, तो CBD है तुम बोल रहे हो। हाँ, सिस B, देन D ट्रांस और A मोस्ट स्टेबल। ये आइसोमेरिक है। मोस्ट स्टेबल और सिस लेस स्टेबल हो गया, देन ट्रांस, देन दिस A। हाँ ईशान बोलो। सर ये सिस ट्रांस से तो ज्यादा कम स्टेबल है, लेकिन ये जो ए वाला है उसमें तो रिपल्शन ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब वो पास में है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि नहीं ये नहीं, वो 120 डिग्री है, तो रिपल्सन तो भूल ही जाओ।
अच्छा, रिपल्सन के लिए 90 डिग्री से कम तो आए, 60 डिग्री वगैरह। हम सिस को 120 डिग्री ट्रांस से मतलब ज्यादा लेकिन रिपल्शन के ही फैक्टर से ले रहे हैं कि कुछ और फैक्टर की वजह से सिस कम स्टेबल है ट्रांस से? हाँ, किस और ट्रांस में यदि एक दूसरे से अपोजिट साइड में है तो उसमें रिपल्सन वाला फैक्टर आएगा। हाँ सर, और लेकिन इसमें ए क्या में हो इस जाता है, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट है, जो प्रीवियस टाइम बताया था ना कि 1 डिग्री पे कार्बन आयन आता है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ठीक है। हाँ, 1 डिग्री पे आया तो ज्यादा स्टेबल करेगा ना। हम्म, मैंने बोला था फैकल्टी टेस्ट में हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ये कर लिया मैंने डेल्टा एच फॉर्मेशन। नाउ डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन की बात करें, इसे तो कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। ओके, बॉन्ड फिजन की बात करते हैं। बॉन्ड फिजन, तो दो तरह का बॉन्ड फिजन होगा, एक होगा होमोलिटिक और एक होगा हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक मतलब उसको इक्वल पार्ट में ब्रेक करो, तो ये क्या होगा, ए रेडिकल ऐसे जाएगा। ये ए बी है, इसको दो इक्वल पार्ट में बात करो तो ये ए रेडिकल और बी रेडिकल होगा। इसको क्या है, ये दोनों में वाइब्रेट करते रहता है ये, और ये क्या होता है, इससे वाइब्रेशन में रहता है ना इधर से इधर। तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते अचानक ब्रेक होगा, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो उसको मतलब किसी भी फॉर्म से हीट एनर्जी दे रहे हो, जैसे HCl गैस है, हीट दे रहे हो तो H रेडिकल और Cl रेडिकल होगा, दोनों अपने अपने बॉन्ड लेके निकल जाएंगे, ये होगा ना। उसके लिए ओपीटन में ट्रिक दिया लर्न करने का, HELPR है ना, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, है ना। ये सब क्या करते हैं, होमोलिटिक फिजन को सपोर्ट करते हैं। हीट दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, सब तो वही है, हीट एनर्जी का ही फॉर्म आ रहा है, लाइट दे दो, है ना, पेरोक्साइड है या रेडिकल है, तो वो सब खुद फ्री रेडिकल में मिल जाएंगे। तो जिसको भी लोगे, जैसे ClCl है, Cl2 है, तुमने H नहीं दिया तो 2 Cl रेडिकल में जाएगा। वो HCl है, इसको H नहीं दोगे तो H रेडिकल और Cl रेडिकल में जाएगा। बट वही HCl को तुमने वाटर दे दिया तो वाटर इसको H प्लस और Cl माइनस में ले जाएगा। ये हो गया हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड का जो फिजन हो गया वो हेट्रोलिटिक है, वो दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक होगी। क्लियर हो गया, तो जब प्लस माइनस ब्रेक होगा तो हेट्रोलिटिक की बात करें हम लोग। किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, होमोलिटिक की हेट्रोलिटिक? बॉन्ड एनर्जी किसमें ज्यादा रहेगा, हेट्रोलिटिक में। ड्यू टू ब्रेकिंग इन प्लस माइनस पार्ट, तो प्लस माइनस पार्ट को सेपरेट करोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी तो स्टोर होते जाती है, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होता है, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। हेट्रोलिटिक में ज्यादा एनर्जी लगती है, होमोलिटिक में कम लगती है। अब बॉन्ड एनर्जी तुम्हें कभी भी देखना होगा, मतलब होमोलिटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, होमोलिटिक ही देखो, हेट्रोलिटिक देखो ही। हेट्रोलिटिक में ज्यादा लगता है, सबका होमोलिटिक देख लो। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा तुम्हें, ये पहला जो कंसेप्ट आएगा बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन 2.5 बॉन्ड,
then double bond, then 1.5 bond, then partial bond, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या हो गया, मतलब sp का बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगा देन sp2 देन sp3, ये होगा ना, मतलब sps ग्रेटर देन sp2s देन sp3s, ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हो sp ग्रेटर देन sp2 देन sp3, ऐसे। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऐसा आ गया, sp2 sp3 इस तरह से। अब देखें हम लोग, जैसे कि ये भी सेम हो जाए, इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जिसका फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होगा उसको कम एनर्जी चाहिए। जैसे तुमने यहाँ से ब्रेक किया, ऐसे गया, राइट, ये रेडिकल ही तुम्हारा स्टेबल हो जाता है, नीचे आ जाएगा ना वो ब्रेक करके, जब तुम ये ब्रेक कर रहे हो तो, है ना। तो जिसके लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही नीचे आ गया, उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, तो ये ऑर्डर वाइड हो गया। तो पहला हो गया, जैसे कि फर्स्ट CO2 का बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन CO बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन CO2 देन CO3 2 माइनस, ऐसा क्यों? इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या था, 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका 1.33, यही है ना। कार्बोनेट में रेजोनेंस था, यही था। दूसरा ये हाँ, इसको x देना पड़ रहा है, इसको y किलो कैलोरी देना पड़ा, इसको z देना पड़े। हाईएस्ट एनर्जी किस में जाएगा, z में, देन y, देन x, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ऐसे देखते हैं, ठीक है। अभी क्या डाउट है? हाँ करेक्ट, ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ वैसा, व्हाट अबाउट होमोलिटिक फिजन? ये सब होमोलिटिक ही मानो ना, हेट्रोलिटिक भूल जाओ, अब सब होमोलिटिक फिजन पे मान के चलो, हेट्रोलिटिक और ज्यादा आएगा। हाँ बोलो, आ रहे हैं। सर वो जो आपने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है उसमें मतलब हम लोग को परसेंटेज एस कैरेक्टर से कंपेयर करना है क्या? हाँ हाँ, sp के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, देन sp2 देन sp3। अच्छा ओके सर। sp क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है, देन sp2 देन sp3। ओके, हेट्रोलिटिक वो छोड़ दो, लेलिटस। जब भी बॉन्ड एनर्जी पूछा मतलब होमोलिटिक मान के चलो, हेट्रोलिटिक उससे थोड़ा ज्यादा आता है। तो जो होमोलिटिक का ऑर्डर होगा वही हेट्रोलिटिक का होगा, दोनों का ऑर्डर अलग नहीं होगा, एक ही ऑर्डर है। ओके, sp क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है ना, sp का साइज कैसे होगा, जैसे ये हो गया sp, sp2 थोड़ा और बड़ा होगा,
उसकी बॉन्ड थोड़ा और वीक पड़ेगा, न्यूक्लियस सबे चला गया ना, और sp3 थोड़ा सा और बड़ा चला जाएगा ऐसे। बॉन्ड एनर्जी sp ग्रेटर देन sp2 देन sp3। ओके, अब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, बॉन्ड एनर्जी X Y Z W ABCD लिख देना था मुझे, लिख दो ABCD। ECDBA, ओके करेक्ट। हाँ EC बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड D 2.5 बॉन्ड रेजोनेंस ना, नहीं रेजोनेंस नहीं है। EC अब सारे सिंगल बॉन्ड है, ये 1.5 आएगा ना, 1.5, इसमें क्या हो गया रेजोनेंस। बॉन्ड ऑर्डर तो हो गया, अब बाकी दो बच गए डबल बॉन्ड। तो बी वाला किसका ओवरलैप है, ये sp3 और ये sp2, और ये किसका है sp3 sp3, ये sp3 sp3 और ये sp3 sp2, ये ज्यादा होगा ना sp3 sp2, बी देन है। ओके X Y बॉन्ड एनर्जी Y greater than X, करेक्ट। मोर DBC, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब लोन पे इधर शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, और इधर तुमने शिफ्ट कर दिया तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल होता है ना। ओके CH3Cl CH2 डबल बॉन्ड Cl A B C, ये होगा C ग्रेटर देन B देन है, मोर DBC, मोर डिलोकलाइजेशन ना। जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन 5 कैनल का स्ट्रक्चर आएगा, ऐसे में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाता है। क्लियर। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आल्सो किसमें, अरे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखो, स्टेबिलिटी वो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन पे जाना, उसके बाद फ्री रेडिकल। बॉन्ड ऑर्डर ही अलग कर देगा सबको, वहां अलग हो गया तो ठीक, नहीं तो आगे हाइब्रिडाइजेशन पे जाना, वो नहीं होता रेजोनेंस पे। ओके CH3NH2 CH3 CuNH2
NH2 A B C हाँ प्राजक्त ओके बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया फिर BDC है ओके तो ये DBC देख लो डबल बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये तो सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में चला गया वन क्रिस्टॉल में DBC है वीक -M क्यों ये खुद एरोमेटिक है 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्यों अनस्टेबल होगा स्ट्रॉन्ग -M और ये मॉडरेट है क्यों इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन से ये स्टेबल है इधर से पुल करने की टेंडेंसी कम होगी इसकी तो ज्यादा टेंडेंसी किसमें है -M में तो जितना ज्यादा -M कैरेक्टर ये मॉडरेट आ गया ना हाँ तो क्या हो जाएगा जितना ज्यादा -M होगा उतना ज्यादा विड्रॉ करेगा उतना DBC तो सबसे ज्यादा DBC किसमें आएगा B देन D कम से कम -M तो है ना फिनाइल तुम्हारा बहुत ही वीक हो जाता देन C देन A ये हर बुक में क्वेश्चन ये हर जगह देता HA HB CH की बॉन्ड एनर्जी HC HD HE बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कई लोगों ने कई बार किया भी होगा बट यहाँ भी कर लो एक बार ये ABEDC ओके ABEDC ओके अंकित अंकित प्राजक्ता ABEDC और लोगों का आंसर अभी नहीं आया ओके वैष्णव ABEDC ओके ठीक है 3 लोगों का आंसर आ गया तो शायद यही होगा लेट मी चेक ये क्या हो गया sp2s पहले तो बॉन्ड ऑर्डर सबका क्या है 1 डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता देन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इससे ये मालूम चल गया कि A ज्यादा होगा ठीक है तो ये आ गया A की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा देन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इनवर्सली रिलेटेड जिसका फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वो आराम से ब्रेक हो जाएगा तो फ्री रेडिकल किसका ज्यादा स्टेबल हुआ सबसे ज्यादा स्टेबल
हाँ, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी लिस्ट होगी। सबसे अरेस्टेबल बॉन्ड सी का होगा ना, क्योंकि सी में क्या हो गया, जो फ्री रेडिकल बनाओगे तो क्या बनेगा, रेजोनेंस मिलेगा और उसको अल्फा सी एच मिलेगा, 3+2 5 अल्फा सी एच। बॉन्ड ऑर्डर इन दिस केस सबका सी एच है, सी एच का बॉन्ड ऑर्डर एक ही होता है, कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता ही नहीं है। हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर एक ही होगा, सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एच होता ही नहीं है। तो सी मोस्ट स्टेबल है लास्ट में गया। क्यों सी मोस्ट स्टेबल है, उसको तुम ब्रेक कर दोगे तो फ्री रेडिकल यहाँ पर आ गया। ये एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है, कई बार आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। इसमें क्या हो गया, 2 अल्फा सी एच 3 अल्फा सी एच रेजिनेंस, रेजिनेंस प्लस 5 अल्फा सी एच, ये मोस्ट स्टेबल पड़ गया तो लास्ट में गया। इसके बाद किसका आएगा, एलाइलिक रेजिनेंस में और कौन सा होगा, डी होगा ना, डी के पास क्या है, रेजिनेंस प्लस 2 अल्फा सी एच। उसके बाद रेजिनेंस किसी के पास नहीं है, दोनों में हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ई 1 डिग्री पे है, ई 2 डिग्री है फ्री रेडिकल, और बी 1 डिग्री है। बी लिस्ट स्टेबल हो गया ना, तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। ई तो 2 डिग्री है, इसका अल्फा सी एच ज्यादा होगा, 2+2 4 अल्फा सी एच होगा। इसमें तो एक ही अल्फा सी एच है, बी में 1 अल्फा सी एच। हाँ ले लेते हैं इसको, लो। सर वो अल्फा सी एच का क्राइटेरिया बताना, कैसे डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी? उसके लिए हाइपर कंजुगेशन का एक बार रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना। ठीक है सर। ओके, तो वहां पे उन्होंने स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल किया था सर। ओके, ये क्या होगा, रेजोनेंस प्लस 1 अल्फा, रेजोनेंस तो है ही नहीं, बी में क्या आ जाएगा, 1 अल्फा सी एच, और ई में 4 अल्फा सी एच, यही होगा ना। क्योंकि बी को तुम हटा भी दो तो बी वाला कैसा बन जाएगा, CH2 रेडिकल। इसमें तो यही अल्फा है ना, 1 अल्फा सी एच, बाकी क्या था उससे और क्या मतलब है। तो ABEDC राइट था क्या तुम लोग आंसर, ABEDC। हाँ, अंकित, प्राजक्ता, वैष्णव, हाँ राइट था, तीनों के 3 आंसर राइट थे। तुम लोग को एक कंसेप्ट याद था। बॉन्ड ऑर्डर अभी क्लियर हो गया ना, कैसे निकालना, पहले बॉन्ड ऑर्डर देखना, वो हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे चल जाना, नहीं तो फिर इधर जाना। ओके नेक्स्ट। CH3 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 CH2 CH3 किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, हाँ बॉन्ड एनर्जी किसका ग्रेटर होगा, बोला तुम लोगों ने, बी ग्रेटर देन ए। नहीं नहीं, बी में फ्री रेडिकल स्टेबल पड़ गया ना, बॉन्ड एनर्जी कम हो गया, आराम से ब्रेक हो जाएगा, ये स्टेबल हो जा रहा है ना। हाँ, और इसमें कोई रीजन नहीं है, ये अनस्टेबल बन रहा है तो इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। जिसमें प्रोडक्ट स्टेबल वो आराम से होता है, उसको कम एनर्जी चाहिए। इसके प्रोडक्ट स्टेबल रहते हैं, कम एनर्जी पे होगा, इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी ए ग्रेटर देन बी। ओके, सो कार्बोकेटायन कार्बन आयन, कार्बोकेटायन क्या था, जैसे कि या कार्बोनियम आयन, इस तरह से आ जाएगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन आयन CH3 माइनस ऐसे बता दिया 8 इलेक्ट्रॉन,
फ्री रेडिकल CH3 रेडिकल था 7 इलेक्ट्रॉन, इसको डिटेल करते हैं 6 7 8। बेंजाइन क्या हो गया, बेंजीन विद द ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रीन क्या हो गया, नाइट्रोजन विच कैन फॉर्म, ये आइन ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड बना सकता है मतलब एक ही बॉन्ड बनाया, रेस्ट उसका फ्री है अभी 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, कार्बन जो डबल बॉन्ड बना सकता है मतलब उसका 2 ही बॉन्ड होगा, 2 उसका फ्री रहेगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन करें, ये क्लियर है। वी आर नॉट डूइंग हेट्रोलिटिक। अरे फिर अभी भी कंफ्यूजन है, ये हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक बॉन्ड एनर्जी एक ही ऑर्डर फॉलो करेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि हेट्रोलिटिक का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, होमोलिटिक का बनाओ, बॉन्ड एनर्जी बताओ। क्लियर। हाँ तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज किया तो ये सब बना तुम्हारा प्लस माइनस इस तरह से बनते आगे से। ये सब टोटल रिएक्शन इंटरमीडिएट ये हो जाएंगे। कार्बोकेटायन कार्बन आयन CH3 प्लस Cl माइनस हेट्रोलिटिक फ्यूजन से ब्रेक हो जाए, कार्बन आयन RMgx ले लो, R माइनस MgX प्लस बन गया। फिर ये होमोलिटिक से बन जाएगा CH3 रेडिकल। ये सब अलग अलग इंटरमीडिएट बनते हैं। ओके, पहला होगा कार्बोकेटायन। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये विनाइल कार्बोकेटायन। होता क्या है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये अलाइलिक पोजीशन, ये अलाइलिक कार्बन, और ये दोनों क्या है, विनाइलिक कार्बन। विनाइल कार्बोकेटायन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ये क्या हो गया, अलाइल कार्बोकेटायन। और ये हो गया तो इसका नेम हो गया बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब खुद उस पे आ गया, ये हो गया फिनाइल कार्बोकेटायन, जो मिलेगा ही नहीं फिनाइल कार्बोकेटायन भी। ओके, ये सब तो सिर्फ नेम है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। लिखने दो प्लीज, अभी भेज दूंगा मैं PDF। कार्बोकेटायन आर फॉर्म बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, यही होगा ना। तो कार्बोकेटायन कैसे बन गया, फॉर्म बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। कैसे हो गया, जैसे CH3 हेटेरोलिटिक के लिए सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, इसको पोलर सॉल्वेंट दो। यदि सॉल्वेंट नहीं होगा तो प्लस माइनस ब्रेक कर ही नहीं सकता, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस से इस पे जाकर अटैक करता है। इस पे कौन सा अटैक करेगा, एंड वाटर वाला एंड ऐसे जाकर अटैक करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन वाला एंड जाके इस पे अटैक करेगा डेल्टा माइनस ऐसे, तो यहाँ भी हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज होगी। तो धीरे धीरे ये एनर्जी रिलीज होते जाएगी, बॉन्ड ब्रेक करते करते कार्बोकेटायन में आ जाएगा। तो ये एयर में फिजिबल नहीं है। एयर में ये रिएक्शन हो सकता है क्या, SN1 नहीं, SN1 रिएक्शन नॉट फिजिबल इन व्हाट, एयर। It is feasible only in the polar solvent. Polar solvent can do the heterolytic fusion. HCl है तो उसको वाटर में डाला तो H plus Cl माइनस ब्रेक होगा। एयर में कुछ भी करो H plus Cl माइनस नहीं बनने वाला। पोलर सॉल्वेंट धीरे धीरे एनर्जी देके इसको ब्रेक करते जाता है, पोलैरिटी बढ़ाते चले जाता है, इस तरह से आ जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऐसा हो गया, sp2 प्लेनर
क्या है इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल, ये क्या हो काम करेगा, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या है, एसिड फॉर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वही होता है ना, एसिड फॉर एक्सेप्टर है ना लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स लविंग है कि प्रोटॉन लविंग है, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। दो तीसरे लेक्चर है, हाँ हाँ okay. 2:30 मेरे पास अभी भी 2 मिनट है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे होगा, कार्बोकेटायन देखना होगा तो तुम्हें ये देखना होगा कि कहीं से बैक बॉन्डिंग मिल जाए। बैक बॉन्डिंग मतलब कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, प्लस एम है ना। देन डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस क्या है, साइक्लो, ये नेक्स्ट में कर देंगे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। देन एरोमेटिक वाले को उठाओगे, एरोमेटिसिटी से भी स्टेबिलिटी आती है। देन फिनाइल का रेजोनेंस आ जाएगा, फिनाइल का रेजोनेंस क्या होगा, वो तो पहले से एरोमेटिक है, वो अपना लेस स्टेबल करता है। देन अलाइल, देन अल्काइल, इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखे तो जितना स्ट्रॉन्ग प्लस एन है उतना ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और प्लस एन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। स्ट्रॉन्गर द प्लस एन मोर द स्टेबिलिटी, तो जैसे CH2 प्लस NH2 विल स्टेबलाइज मोर देन CH2 प्लस OH, तो दोनों प्लस एन से स्टेबलाइज करेंगे, ये है ना, ये प्लस एन इफेक्ट। देन डांसिंग रेजोनेंस लोगे तो डांसिंग रेजोनेंस में साइक्लोप्रोपाइल के साथ मिथाइल कार्बोकेटायन, तो ये साइक्लोप्रोपाइल डांसिंग रेजोनेंस क्यों तो बाद में करते हैं हम लोग, दो रहा तो और ज्यादा, और 1 रहा तो और भी ज्यादा, ऐसे इन जनरल ये ट्रेंड होता है। देन एक भी रह गया ना तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ट्रोपिलियम आयन से भी ज्यादा, ये तो एरोमेटिक बन जा रहा है, ये कार्बोकेटायन है, ट्रोपिलियम आयन ज्यादा स्टेबल, एरोमेटिक ये होके स्टेबल हो रहा है, बट उससे ज्यादा डांसिंग रेंज ज्यादा स्टेबल कर रहा है, क्यों देखते हैं बाद में। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक, ये 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक, इसलिए ज्यादा होगा एरोमेटिक, यहाँ पे आ जाता है। देन बात उठती है फिनाइल रेजोनेंस का, 3-3 बेंजीनिंग होगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा। देन व्हाट, 2 बेंजीनिंग PH CH प्लस PH, देन 1 बेंजीनिंग है ना, बट 1 बेंजीनिंग से पहले हाइपर कंजुगेशन वाला ये पार्ट पहले आ जाता है, 9 अल्फा CH, देन ये बेंजीन रहता है। एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन IIT के लिए, मेडिकल वाले इसको नहीं मानते, ये IPMT में क्वेश्चन आया था, सबने इस पे भेजा कि ऐसा नहीं होता है, ये होता है जो मैंने ऑर्डर दिया है ना, बट उसने 2015 में आया था, उन लोगों ने नहीं माना, क्योंकि वो तो मेडिकल वाले, उन्हें क्या मालूम। बट ये रिसर्च है कि ये रेजिडेंस 9 अल्फा CH भी रेजिडेंस से ज्यादा स्टेबल पड़ जा रहा है, एक एक्सेप्शन हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या ले लोगे, अलाइल ले लोगे, तो फिर यहाँ से अलाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ऐसे। देन तुम अपना जो ये लेते हो CH3 CH 6 अल्फा CH, देन CH3 CH2 प्लस, ये यहाँ तक, चलो यहाँ तक कर दिया हम लोगों ने, यहाँ से